हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीव्ड में। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट या किसी भी इंग्लिश लिटरेचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस क्लास में हम जॉन कीट्स की पोयम ऑड ऑन आ मेलनकली को कवर करने वाले हैं, जो कि सबसे मशहूर रोमांटिक ऑड है। इस वीडियो में हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही नहीं बल्कि इम्पॉर्टेंट लाइन के साथ साथ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन की हिंदी मीनिंग, कीवर्ड्स सभी आसान भाषा में समझेंगे। आप अपनी नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठिए, क्योंकि जो जो पॉइंट हम आपको बताएंगे वो सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि एक भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। तो चलिए बिना देरी किए आज की ये शानदार सेशन शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे फर्स्ट नंबर पे है ऑड ऑन आ। इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे ऑड ऑन आ मेलनकली का। देखिए, इसका सबसे पहले कंपोजिशन एंड पब्लिकेशन कब हुआ था। ये रिटन यह कविता 1819 मई 1819 में जॉन कीट्स के एनस मिराबिल्स मतलब अद्भुत काव्यवश के दौरान लिखी गई थी और 1820 के संग्रह में प्रकाशित हुई थी। इसमें देखिए, इसका डिस्कार्टेड फर्स्ट स्टैंजा, इसमें फर्स्ट स्टैंजा को हटा दिया गया था। कीट्स ने पहले एक बहुत ही डरावना स्टैंजा लिखा था जिसमें इंसानी हड्डियों का जहाज का वर्णन था। इंसानी हड्डियों के जहाज का वर्णन था। मुख्य विषय से ध्यान ना भटके इसलिए उन्होंने इसे हटा दिया। ठीक, आगे नेक्स्ट है एंटी लेथ या रिजेक्शन ऑफ एस्केप या एंटी लेथ, पलायन का विरोध। देखिए, पारंपरिक कवियों के विपरीत कीट्स जहरीले पौधों या भूलने की नदी के जरिए दुख से भागने का विरोध करते हैं। वैकफुल एंग्विश, ये वैकफुल एंग्विश को महसूस करना, इसमें क्या किया है। कीट्स का मानना है कि दुख को दबाना या नशा करके भूलना गलत है। इंसान को अपनी आत्मा की तड़प मतलब वैकफुल एंग्विश को पूरी तरह से महसूस करना चाहिए। इसके बाद द पैराडॉक्स ऑफ जॉय एंड सैरो, सुख और दुख का विरोधाभास। इस कविता का मुख्य दर्शन है कि खुशी और गम एक दूसरे से अलग नहीं है। सच्चा दुख वही महसूस कर सकता है जो सुंदरता की गहराई से महसूस करता है, क्योंकि हर सुंदर चीज़ नश्वर है। इसके बाद पर्सोनिफिकेशन करते हैं, मानवीकरण। कीट्स ने ब्यूटी, जॉय, प्लेजर और मेलनकली जैसी अमूर्त भावनाओं का जीवित पात्रों की तरह मानवीकरण की भी किया है। और इसमें क्या है, पोएटिक फॉर्म इसका देखते हैं। इसमें 10 लाइन की केवल 3 स्टैंजा हैं। 10 लाइन की 3 स्टैंजा हैं और कुल 3 स्टैंजा है तो कितनी लाइन हो गई 30 लाइन, टोटल 30 लाइन है। यह आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है और इसकी राइमिंग स्कीम ABAB CD ECDE है। चलिए अब हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे है इम्पॉर्टेंट लाइन, फर्स्ट लाइन है जो स्टैंजा फर्स्ट का लाइन है। नो गो नॉट टू लिथे नाइदर ट्विस्ट वुल्फ्स बैंड टाइट रूटेड फॉर इट्स पॉइजनस विन। देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं कीट्स जी, नो नहीं, भूलने की पौराणिक नदी लेथे मत जाओ, लेथे मत जाओ, और ना ही जहरीले पौधे से अपने लिए जहरीली शराब बनाओ। तो यहाँ कीट्स
नशा करने या खुद को नुकसान पहुंचाकर दुख से भागने से मना कर रहे हैं। यहाँ की इम्पॉर्टेंट बात ये हो गई। फिर सेकंड लाइन है, फॉर सैड टू सैड विल कम टू ड्राउजली एंड ड्रॉन द wakeful anguish ऑफ द soul। कहते हैं क्योंकि ऐसा करने से मन सुस्त हो जाएगा, कैम टू ड्राउजली, मन सुस्त हो जाएगा और आत्मा की जागृति तड़प गहरे दुख का अंत हो जाएगा। ठीक, देखिए वैकफुल एंग्विश एक कीवर्ड है, इसको याद रखिएगा, समझिए इसका मतलब है उदासी में भी होश में रहना जरूरी है, किड्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है हमारी, बट व्हेन द मेलनकली फिट शैल फॉल सडन फ्रॉम हेवन लाइक अ वीपिंग क्लाउड। देखिए, लेकिन जब उदासी का दौर आसमान से बरसते हुए बादलों की तरह अचानक तुम पर छा जाए तो यह उदासी की तुलना, मेलनकली की तुलना बारिश वाले बादल से की गई है जो प्रकृति का हिस्सा और अस्थायी होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट लाइन है, देन ग्लट दे सारो ऑन आ मॉर्निंग रोज और ऑन द रेनबो ऑफ द साल्ट सैंड वेव। तब अपने दुख को सुबह के ताजे गुलाब पर या समुद्र की लहरों पर बनते इंद्रधनुष पर न्यौछावर कर दो। उदासी से निपटने का तरीका शराब नहीं बल्कि प्रकृति की नश्वर सुंदरता को निहारना है, इसमें कहते हैं। फिर है नेक्स्ट लाइन, और इफ दे मिस्ट्रेस सम रीच एंगर सो इम्प्रिजन हर सॉफ्ट हैंड एंड लेट हर रेव। तो देखिए इसमें कहते हैं, और अगर तुम्हारी प्रेमिका गुस्से में आ जाए तो उसके कोमल हाथ पकड़ लो और उसे गुस्सा करने दो। इसका मीन्स ये है, मतलब कवि कहता है कि प्यार में झगड़ा होना नॉर्मल है, अगर गुस्सा करे तो उसे लड़ो मत, प्यार से उसका हाथ पकड़ लो और उसे अपना गुस्सा निकालने दो, वह खुद शांत हो जाएगी। इसमें सीख यह मिलती है कि गहरे प्यार के झगड़े से नहीं सब्र से संभालते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, सी ड्वेल विथ ब्यूटी दैट मस्ट डाई। सी डेल विथ ब्यूटी दैट मस्ट डाई, मतलब उदासी सुंदरता के साथ रहती है और सुंदरता को एक दिन खत्म होना है। मतलब दुनिया में जो भी खूबसूरत चीज़ है वो हमेशा नहीं रहती, फूल मुरझा जाता है, इंसान बूढ़ा हो जाता है, इसलिए जब हमें कोई सुंदर चीज़ मिलती है तो साथ में ये उदासी भी आती है कि ये एक दिन चली जाएगी। फिर नेक्स्ट है स्टैंजा, and joy whose hand is ever at his lips bidding adieu। और खुशी जिसका हाथ हमेशा अलविदा कहने के लिए ओठों पर रहता है, मतलब खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रुकती, जैसे ही आती है तुरंत टाटा बाय करके चली जाती है, इसलिए हमें हर खुशी के पल को जी भर जीना चाहिए। फिर है, I in the very temple of delight willed melancholy has her sovereign serene। मतलब हाँ खुशी के सबसे बड़े मंदिर के बिल्कुल बीच में पर्दे में छुपी हुई उदासी का राज सिंहासन है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। इसमें कवि कहता है कि जहाँ सबसे ज़्यादा खुशी होती है वहीं सबसे ज़्यादा उदासी छिपी होती है। जैसे बर्थडे पर खुशी होती है पर साथ में ये भी लगता है कि ये दिन खत्म हो जाएगा, खुशी और उदासी साथ साथ चलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट लाइन है, हिज
his soul shall taste the sadness of her might and be among her cloudy trophies hung। मतलब उसकी आत्मा उदासी की ताकत का स्वाद चखेगी और वो उदासी की बादल जैसी ट्रॉफियों पर लटका दिया जाएगा। मतलब जो इंसान बहुत गहराई से सोचता है वह बहुत सेंसिटिव होता है, वो उदासी से बच नहीं सकता। उदासी उसे हरा देगी और अपनी जीत की ट्रॉफी बना लेगी, अपनी जीत की ट्रॉफी बना लेगी। तो देखिए, इस पोएम से हमें सीख मिलती है कि सब कुछ टेम्परेरी है, इसलिए सुंदरता के साथ उदासी भी आती है। खुशी और गम साथ हैं, सबसे ज़्यादा खुशी में भी थोड़ा गम छिपा होता है। प्यार में लड़ो मत, गुस्से को प्यार से शांत करो। ये हमारी इस पोएम की सीख हो गई। चलिए, अब हम लोग इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस के लिए हमारे। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इन विच ईयर was Ode on Melancholy composed and in which collection was it published in 1820? ऑड ऑन मेलनकली कंपोज कब हुई थी और किस कलेक्शन में 1820 में पब्लिश्ड हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1819 में कंपोज्ड है और लामिया इसाबेला द ईव ऑफ एस.टी. एजेंस एंड अदर पोएम में ये लिखी गई है 1820 में के प्रसिद्ध संग्रह में, ये जो है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कीट्स मोस्ट फेमस ऑड्स वेयर कंपोज ड्यूरिंग हिज एनस मिराबिल्स ईयर ऑफ वंडर्स, विच ईयर वाज इट? कीट्स की सबसे प्रसिद्ध ओड्स उनके एनस मिराबिल्स मतलब अद्भुत वर्ष के दौरान रचे गए थे, वह कौन सा वर्ष था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1819 में। 1819 को जॉन कीट्स एनस मिराबिल्स कहा जाता है, 1819 को, क्योंकि इसी एक वर्ष में उन्होंने अपने सभी महान ओड्स लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड कीट्स डिलीट द ओरिजिनल फर्स्ट स्टैंजा ऑफ ऑड ऑन मेलनकली बिफोर पब्लिकेशन? कीट्स ने प्रकाशन से पहले ऑड ऑन मेलनकली का पहला मूल स्टैंजा क्यों हटा दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट वाज टू गोथिक एंड ग्रोटेस्क्यू। मतलब पहला स्टैंजा बहुत अधिक भयानक था, गोथिक था और इंसानी हड्डियों के वर्णन से भरा था, जिससे कविता का मुख्य विचार भटक रहा था, इसलिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज कीट्स अप्रोच टू मेलनकली डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल एलिजिक पोइट्री? कीट्स का उदासी के प्रति दृष्टिकोण पारंपरिक शोक काव्य मतलब एलिजिक पोइट्री से किस प्रकार अलग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ही रिजेक्ट्स स्केपिंग और नंबलिंग ग्रीफ एंड एडवोकेट्स एक्सप्रेसिंग इट। मतलब पारंपरिक कवि दुख से भागने या शोक मनाने की बात करते हैं, लेकिन कीट्स कहते हैं कि दुख से भागो मत, बल्कि इसे पूरी तरह महसूस करो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द सेंट्रल पैराडॉक्स एक्सप्लोर्ड इन ऑड ऑन मेलनकली? ऑड ऑन मेलनकली में किस मुख्य पैराडॉक्स का यूज़ हुआ है, पड़ताल की गई है? तो सही आंसर होगा प्लीजोर एंड मेलनकली आर इनएक्स्ट्रिक्टली लिंक्ड। मतलब कविता का मूल दर्शन है कि आनंद, प्लेजोर और मेलनकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ गहरा आनंद है वहाँ उदासी भी होगी। चलिए, अब फॉर्म और स्ट्रक्चर से और स्टाइल से क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीटर यूज्ड इन ऑड ऑन अ मेलनकली? ऑड ऑन मेलनकली में किस मीटर का यूज़ हुआ है? तो
इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, आइम्बिक पेंटामीटर। कीट्स की अधिकांश कविताएं ऑड और आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, जिसमें 10 सिलेबल प्रतिपंक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ईच 10 लाइन स्टैंजा इन द पोएम। इसमें राइम स्कीम पूछ रहा है कि प्रत्येक 10 लाइन के स्टैंजा में कितने राइम स्कीम है, इसकी राइम स्कीम क्या है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी डी ई। पहले 4 पंक्ति में ए बी है और अंतिम 6 पंक्ति में सी डी ई पैटर्न पर है, इसका पालन कर रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी स्टैंजा एंड टोटल लाइन आर द फाइनल पब्लिश्ड वर्जन। तो इसमें कितनी अंतिम प्रकाशित संस्करण में कितने स्टैंजा और कितनी पंक्तियां हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 स्टैंजा और 30 लाइन है। मूल रूप से इसमें 4 स्टैंजा थे, लेकिन पहला हटाने के बाद अब इसमें 10 पंक्तियों की 3 स्टैंजा हैं, तो टोटल 30 लाइन्स हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज लॉजिकल प्रोग्रेशन अक्रॉस द 3 स्टैंजा। मतलब तीनों स्टैंजा में विचारों का सही क्रम क्या है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्हाट टू डू द फिलॉसफर बिहाइंड इट। देखिए, स्टैंजा 1 में क्या नहीं करना है, मतलब नशा मौत से भागना नहीं है, और स्टैंजा 2 में बताया गया क्या करना है, मतलब प्रकृति की सुंदरता को निहारना है, और स्टैंजा 3 में इसके पीछे का दर्शन बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टाइलिस्टिक एलिमेंट इज सेंट्रल टू कीट्स डिपिक्शन ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस। मतलब भावनात्मक अनुभवों को दर्शाने के लिए कीट्स की कौन सी शैलीगत विशेषता केंद्रीय है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंसस, इमेजरी एंड सिंथेसिया। मतलब कीट्स सेंस को छू लेने वाले शब्दों का उपयोग करते हैं, जिससे सेंसस इमेजरी कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थीम और फिलॉसफी से ये क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन है व्हाट डज कीट्स मीन बाय द फ्रेज। इसका मीन्स बताना है फ्रेज का, वेकफुल एंग्विश ऑफ द साउल। तो इसका तात्पर्य क्या है। इसका मीन्स है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्शियसली फीलिंग इमोशनल सॉरो विदाउट नंबिंग द माइंड। मतलब इसका अर्थ है बिना नशा किए या होश खोए पूरी जागरूकता के साथ आत्मा के दुख को महसूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वाई डज कीट्स वांट द रीडर अगेंस्ट गोइंग टू लिथे। मतलब कीट्स पाठक को लीथी नदी के पास जाने से क्यों मना करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट नम्स कॉन्शियसनेस एंड डिस्ट्रॉयज द कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस ट्रू मेलंकली। मतलब लेथे भूलने की नदी है, यदि आप सब भूल जाएंगे तो आप सच्चे दुख और सुंदरता के अनुभव से वंचित रह जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू कीट्स हु कैन एक्सपीरियंस द ट्रू पावर ऑफ मेलंकली। कीट्स के अनुसार मेलंकली का वास्तविक शक्ति का अनुभव कौन कर सकता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोज हु हैव अ डीप कैपेसिटी टू एप्रिसिएट जॉय एंड ब्यूटी। देखिए, केवल वही व्यक्ति सच्चे दुख को महसूस कर सकता है जो खुशी और सुंदरता की गहराई से महसूस करने की क्षमता रखता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किड्स विलिंगनेस टू एम्ब्रेस सैडनेस विदाउट सीकिंग अ क्विक रेशनल फिक्स रिफ्लेक्ट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ। मतलब बिना किसी जल्दबाजी के उदासी को स्वीकार करने की किड्स की प्रवृत्ति को उनकी किस अवधारणा को दर्शाती है? ये उनके किस भावना को दर्शाती है, किस अवधारणा को? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निगेटिव कैपेबिलिटी को। देखिए, नेगेटिव कैपेबिलिटी का अर्थ अनिश्चितता और दुख में बिना किसी तर्क या कारण की तलाश किए बने रहना ही नेगेटिव कैपेबिलिटी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज किड्स स्टैंस ऑन इंटॉक्सिकेशन और सुसाइड एज एस्केप्स फ्रॉम डिप्रेशन। मतलब डिप्रेशन या उदासी से बचने के लिए नशे या आत्महत्या पर किड्स का क्या रुख है? सही आंसर होगा स्ट्रिक्टली रिजेक्टेड। किड्स नशा करने या जान देने का पूरी तरह से विरोध करते हैं। वह दुख का सामना करने की सलाह देते हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट एडवाइस डज द पोएट गिव व्हेन अ मेलनकली फिट अराइव्स। जब उदासी का दौर आए, मेलनकली फिट आए, तो कवि को क्या सलाह देता है? कवि क्या सलाह देता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फीड सैचुरेट द इमोशन ऑन ट्रांसिएंट ब्यूटी इन नेचर। मतलब किड्स कहते हैं कि अपने दुख को प्रकृति की क्षणभंगुर सुंदरता जैसे सुबह का गुलाब या इंद्रधनुष को देखकर शांत करो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, विच poisonous plant is explicitly mentioned in stanza फर्स्ट। पहले स्टेंजा में किस जहरीले पौधे का विशेष रूप से उल्लेख किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वुल्व्सबेन। मतलब किड्स ने स्टेंजा फर्स्ट में वुल्व्सबेन क्या है? एक जहरीला पौधा है, उसका उल्लेख जहरीली शराब न बनाने की चेतावनी देने के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेचुरल मेटाफर डिस्क्राइब्स द सडन अराइवल ऑफ मेलनकली इन स्टेंजा सेकेंड। स्टेंजा सेकेंड में उदासी के अचानक आगमन का वर्णन करने के लिए किस प्राकृतिक रूप, किस मेटाफर का यूज़ किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए वीपिंग क्लाउड फॉलिंग फ्रॉम हेवन। मतलब कवि उदासी की तुलना स्वर्ग से अचानक बरसने वाले रोते हुए वीपिंग क्लाउड से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड इन स्टेंजा टू कॉन्टेम्पलेट ड्यूरिंग मेलनकली। उदासी के समय स्टेंजा 2 में किसे निहारने का सुझाव दिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मॉर्निंग रोज एंड सी रेनबो। मतलब किड्स सुबह के गुलाब, मॉर्निंग रोज और समुद्र के लहरों पर बने इंद्रधनुष को देखने की सलाह देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विच abstract concept is not personified in stanza 3। स्टेंजा 3 में किस abstract concept को मानवीकरण नहीं किया गया है? सही होगा ब्यूटी को किया है, जॉय का और प्लेजर का भी किया, जस्टिस। देखिए स्टेंजा 3 में ब्यूटी, जॉय और प्लेजर और मेलनकली का पर्सोनिफिकेशन किया गया है और जस्टिस का नहीं किया गया है। किसका? ब्यूटी, जॉय और प्लेजर और एक मेलनकली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, जॉय हुज हैंड इज एवर एट हिज लिप्स बाइडिंग एड्यू। व्हाट डज दिस लाइन इम्प्लाई अबाउट जॉय। यह पंक्ति आनंद के बारे में क्या बता रही है?
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जॉय इज ऑलवेज इन द एक्ट ऑफ डिपार्टिंग। मतलब खुशी का हाथ हमेशा ओंठों पर अलविदा एडियो कहने के लिए रहता है, यानी खुशी आते ही जाने की तैयारी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। वेयर डज वैलिड मेलनकली हैव हर सॉवरेन सीन? सॉवरेन सीन घूंघट और ओढ़े उदासी वैलिड मेलनकली का पवित्र मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा इन ऑप्शन नंबर बी, इन द वेरी टेम्पल ऑफ डिलाइट। उदासी का मंदिर अंदर के आनंद के मंदिर टेम्पल ऑफ डिलाइट के ठीक भीतर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज मेलनकली पोर्ट्रेड एट द एंड ऑफ द पोयम? कविता के अंत में उदासी को किस रूप में चित्रित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एज अ सॉवरेन रूलर हैंगिंग वैंक्विश्ड साउल एज ट्रॉफीज। मतलब उदासी को एक महारानी के रूप में दिखाया गया है जो संवेदनशील आत्माओं को अपनी ट्रॉफी की तरह लटका देती है। फिर चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारे लाइन से है क्वेश्चन और कोटेशन से है। 25 है इन द ओपनिंग लाइन नो नो गो नो टू लिथे, व्हाट डज लिथे रिप्रेजेंट? इसमें लिथे क्या रिप्रेजेंट करती है इस लाइन में? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द मिथोलॉजिकल रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस। मतलब यूनानी पौराणिक कथाओं में लेथे पाताल लोक की वह नदी है जिसका पानी पीकर इंसान सब कुछ भूल जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट डज द फ्रेज सैड टू सैड इम्प्लाई इन स्टेंजा फर्स्ट? स्टेंजा फर्स्ट में सैड टू सैड फ्रेज का क्या अर्थ है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्राउसी नम्बलिंग थॉट्स लीडिंग टू स्पिरिचुअल डार्कनेस। मतलब सुस्ती और नशे के विचार जो इंसान की चेतना को पूरी तरह अंधेरे या अज्ञानता में धकेल देता है। 27 क्वेश्चन है इन द लाइन देन ग्लूट दे सॉरो ऑन अ मॉर्निंग रोज, व्हाट डज ग्लूट मीन? मतलब इसमें ग्लूट का क्या अर्थ है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फीड और सेटिस्फाई फुली। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ग्लूट का अर्थ अपने दुख को प्रकृति के सौंदर्य से पूरी तरह तृप्त या संतृप्त कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 शी ड्वेल्स विथ ब्यूटी दैट मस्ट डाई में हु डज सी रिफर? सी किस शब्द किसके लिए आया है, किसको रिफर कर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेलनकली। सी का प्रयोग मेलनकली के लिए किया गया है जो सुंदरता के साथ निवास करती है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 28 तक है, यहाँ पे हमने 28 तक इसे कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग बताइए जॉन किट्स की ऑड ऑन मेलनकली से जुड़े इन क्वेश्चन को आप लोग को उम्मीद है जो है पसंद आया होगा, और आपको जो भी इसमें दिक्कत हो, समझ में ना आया हो, तो इसे आप फिर से देखिए। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने लिटरेचर वाले दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली किसी भी लिटरेचर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।